हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली कक्षा में संस्कृत के मूल आधार माहेश्वर सूत्रों के विषय में जाना। आज हम उसी क्रम में संधि टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो संधि में सबसे पहले हम देखते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब कि संधि शब्द कैसे बना। इसका लिखित रूप है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु एवं की प्रत्यय के संयोग से संधि शब्द बना हुआ है। कैसे बना हुआ है आइए जानते हैं। देखिए, संधि शब्द में सबसे पहले सम उपसर्ग धा धातु एवं की प्रत्यय। देखिए, उपसर्गों की संख्या होती है 22। उपसर्ग हमेशा किसी भी धातु या शब्द से पहले जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा धातु या शब्दों के पीछे जुड़ता है। अब जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो इस सम उपसर्ग का जो अंतिम वर्ण देख रहे हो आप मैं, वो हलंत है। हलंत का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। और ये जो मैं है ये एक अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अनुनासिक वर्ण मतलब जिसका नासिका मतलब नाक से उच्चारण होता हो। अब ऐसे नाक से उच्चारित होने वाले अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। देखिए, वर्ग 5 होते हैं, क, च, ट, त और प। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो कुल हो जाते हैं 25 वर्ण। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है तो 55 ही। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए, अपनी श्वसन क्रिया निरंतर चलती रहती है, तो जब भी फेफड़ों में गई हुई वायु किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो फेफड़ों से में गई हुई वायु जब मुख से बाहर निकलती है तो मुख से बाहर निकलने के साथ जिह्वा उस वर्ण विशेष का उच्चारण करने के लिए मुख के किसी न किसी भाग को जरूर स्पर्श करती है। तो किसी वर्ण का या किसी वर्ग का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करेगी वही भाग उस वर्ण या उस वर्ग का उच्चारण स्थान कहलाएगा। जैसे क वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है। मतलब क से लेकर ग तक जब आप वर्णों का उच्चारण करोगे तो कंठ से ध्वनि उत्पन्न होगी। ऐसे ईचु या सानाम तालु च वर्ग का उच्चारण जब करोगे तो ध्वनि तालु से उत्पन्न होगी, मतलब जीवा तालु को स्पर्श करेगी। ट वर्ग का उच्चारण करोगे तो जीवा मूर्धा को स्पर्श करेगी। तय वर्ग का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा ऊपर वाले दांतों को अंदर की तरफ से स्पर्श करेगी, मतलब तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंताहा दांत होते हैं। ऐसे पय वर्ग का उच्चारण करते हैं तो होठों से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो पय वर्ग का उच्चारण स्थान होठ कहलाते हैं। तो क से लेकर मैं तक जो 25 वर्ण है उन 25 वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को जरूर स्पर्श करती है। स्पर्श करने के कारण ही ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब क से लेकर मैं तक इनमें इस प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण भी शामिल है, तो उस 5वां वर्ण का इंडिविजुअल उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। तो नासिका भी है और साथ ही ये पंचम वर्ण जिस जिस वर्ग के हैं, जैसे क वर्ग का ङ, च वर्ग का ञ, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। तो इन 5 अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान इनके वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है। तो ये जो पंचम वर्ण है ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और इस सम उपसर्ग के मैं जो है वो मैं सामने व्यंजन होने के कारण अनुस्वार का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? अनुस्वार का। अब इस धा धातु में जो आ है, याद रखना किसी भी प्रत्यय का कुछ ही भाग शेष बचता है जो शब्द या धातु के पीछे जुड़ जाता है, उसके अर्थ को निश्चित कर देता है। तो इसकी प्रत्यय का ई भाग शेष बचेगा। ये ई भाग धा धातु में जो स्वर है आ उसकी जगह खुद ले लेगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? संधि। अब अभी भी ये शब्द जो है ना व्याकरण की दृष्टि से अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि व्याकरण उस शब्द को शुद्ध मानती है जिसमें आगे चलकर किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई उम्मीद ना हो।
मतलब किसी भी शब्द का जो अंतिम रूप होगा वही शुद्ध रूप होगा। तो अब इसका अंतिम रूप क्या होगा, देखिए से के ऊपर जो अनुस्वार है वो न का रूप ले लेगी। अब बात आती है कि न का रूप ही क्यों लेगी, क्योंकि इस अनुस्वार के ठीक आगे जो वर्ण आ रहा है ध, वो तय वर्ग का वर्ण है। कौन से वर्ग का वर्ण है, तय वर्ग का, और तय वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, न। तो यह अनुस्वार यहाँ पर न में परिवर्तित हो जाएगी, शब्द बन जाएगा संधि। ऐसे मैं आपको एक दो उदाहरण और देता हूँ। जैसे अंक, यहाँ पर अनुस्वार ए के ऊपर है और ठीक सामने क आ रहा है, तो क वर्ग का पांचवा वर्ण ग होता है। तो जब इसको लिखेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। तो इस प्रकार से अनुस्वार के स्थान पर वर्ग का पंचम वर्ण होना परसवर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, परसवर्ण। किसी भी अनुस्वार के स्थान पर किसी भी मतलब जो उसके सामने हो उस वर्ग का पांचवा वर्ण होना परसवर्ण कहलाता। तो यहाँ परसवर्ण होकर इस अनुस्वार का न हुआ, शब्द बना संधि। और संस्कृत में किसी भी शब्द को एक निश्चित अर्थ से युक्त कारक चिन्हों से युक्त करने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और प्रत्येक विभक्ति का कोई ना कोई एक प्रत्यय निश्चित होता है। संस्कृत में कुल 21 प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द को कारक चिन्हों से युक्त करते हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। और प्रत्येक विभक्ति के 3-3 प्रत्यय होते हैं जो उनके वचन निर्धारित करते हैं, अर्थ निर्धारित करता है। जैसे मैं प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों की बात करूं तो प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय हैं सु, औ, जस। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि प्रत्यय का कुछ ही भाग शेष रहता है, तो उसी क्रम में इस सु प्रत्यय का स भाग शेष रहता है और यही स विसर्ग का रूप ले लेता है। तो यही स यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और अपना रूप सिद्ध हो जाएगा संधि। तो ये तो हुई संधि शब्द की व्युत्पत्ति की बात। चलो मैं आपको एक बार लिखित रूप में और समझा देता हूँ। तो देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु एवं की प्रत्यय के संयोग से संधि शब्द बना हुआ है। अब चलिए परिभाषा की तरफ चलते हैं। वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम, संधानम का मतलब मेल। वर्ण संधानम अर्थात द्वयो वर्णयो मेलनेन यत् परिवर्तनम जायते तत्संधिः इति उच्यते। अर्थात दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम समझे, रत्न प्लस आकर है। याद रखना, संधि हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से होती है। अब इस परिभाषा में अगर अब हम देखें तो इसने कहा कि वर्णों का मेल संधि है। अब ये वर्ण कौन से हैं, स्वर वर्ण हैं कि व्यंजन वर्ण हैं? क्योंकि संधि तो दोनों में ही होती है। तो याद रखना, जब आपस में मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर होंगे तब तो वो स्वर संधि के भेद कहलाएंगे, और आपस में मिलने वाले दोनों वर्णों में एक स्वर एक व्यंजन या फिर दोनों व्यंजन होंगे तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। तो ये आपस में जो वर्ण मिलेंगे उस वर्णों के आधार पर ही आगे चलकर इनके 3 भेद निर्धारित हो जाते हैं। तो फिलहाल एक बार हम परिभाषा समझते हैं। रत्न प्लस आकर है, तो रत्न का जो अंतिम वर्ण न है उस न में उच्चारण करने पर ए की ध्वनि आ रही है, और प्लस के ठीक आगे जो आकर लिखा हुआ है उसका प्रथम वर्ण आ है। तो रत्न का ए और सामने आकर का आ मिलकर आ बना, तो शब्द क्या सिद्ध हुआ, रत्नाकर है। चलो इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अपने पास शब्द था रत्न, रत्न प्लस आकर है। उच्चारण की बात करें तो न में कौन से स्वर की ध्वनि आ रही थी, एक की। ठीक सामने लिखा हुआ है आ कर है। देखिए न के उच्चारण किया तो न में से ए की ध्वनि आ रही है और आ करे का आ। तो देखिए ए और आ जब मिलते हैं तो हमेशा आ ही बनता है। मतलब ए और ए मिलकर भी आ बनता है, आ और आ मिलकर भी आ बनता है। कुल मिलाकर ये दोनों रूप जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना, चाहे ए के सामने आ हो चाहे आ के सामने ए हो, कैसे भी हो, रूप परिवर्तन हमेशा आ में होता है। तो अब स्थिति कुछ इस तरीके से बन गई अपने सामने, रत्न प्लस आ
प्लस कर है। ये आ कहाँ गया, ये आ ऐसे मिलकर आ में परिवर्तित हो गया। अब आ किस में जुड़ जाएगा, न में जुड़ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, रत्नाकर है। ये देखिए, ये दोनों वर्ण जब आपस में मिले तो ये परिवर्तन हुआ, तो इस परिवर्तन का नाम ही क्या है, संधि है। तो इस प्रकार से ये एक रूप सिद्ध हुआ। मतलब जब दो वर्ण मिले तो उन दो वर्णों के मेल से ये परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन का नाम ही क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपस में मिलने वाले दोनों वर्ण अगर स्वर हैं तो वो स्वर संधि का भेद होगा। अब कौन से स्वर संधि में कौन सी संधि का भेद होगा, ये हम आगे विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, भेदों की तरफ चलते हैं। संस्कृत व्याकरणे संधि त्रयो भेदा भवन्ति। संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपके ठीक सामने देखो, स्वर संधि के कोष्टक में अच लिखा हुआ है और व्यंजन संधि के ठीक सामने हल लिखा हुआ है। अब ये अच और हल क्या है, ये अच और हल है प्रत्याहार। जैसा कि मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों में बताया था कि 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों की रचना होती है। तो ये अच और हल भी उन 42 प्रत्याहारों में से एक प्रत्याहार है। मैंने आपसे कहा था कि माहेश्वर सूत्र आपको कंठस्थ याद करने हैं, और जब कंठस्थ याद होंगे तो हम इन चीज़ों को भली भांति समझ सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको माहेश्वर सूत्रों की तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ आपको दिखाता हूँ कि ये अच और हल प्रत्याहार कैसे बने। देखिए, स्वर संधि, स्वर के ठीक सामने लिखा हुआ था अच। अच क्या है, अच एक प्रत्याहार है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनते हैं। अब हमें क्या करना है कि माहेश्वर सूत्रों में ए और च को ढूंढना है। तो ए और च को जब हम ढूंढेंगे तो ए और च के बीच में जिन वर्णों की स्थिति पाई जाएगी वो सभी संयुक्त रूप से अच प्रत्याहार कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि संक्षिप्त कथन ही प्रत्याहार कहलाता है। मतलब किसी वर्ण समूह का जो अभीप्सित रूप से संक्षेप में ग्रहण करने की जो एक पद्धति है, उसी का नाम क्या है, प्रत्याहार है। तो चलिए हमें माहेश्वर सूत्रों में अ और च को ढूंढना है। देखिए, माहेश्वर सूत्रों में पहला सूत्र है ऐ उण। तो इस ऐ उण में अ, और अब च की तरफ चलें तो माहेश्वर सूत्रों में चौथे वर्ण का अंतिम वर्ण च। तो इस अ से लेकर च, मतलब जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उस वर्ण की गणना प्रत्याहार में होगी। और दूसरी बात, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो वर्ण प्रत्याहार के वर्णों में, मतलब कुल वर्णों में उसकी गणना नहीं की जाएगी। तो देखिए, ए, ई, उ, इस निर्णय को छोड़ देंगे क्योंकि यह हलंत है। री, लृ, ए, ओ, आई और औ, तो यहाँ तक कि जो कुल वर्ण है इन 9 वर्णों का समूह है, संयुक्त रूप से अच कहलाएगा। दूसरी बात, इन वर्णों पर, मतलब इस अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों पर हम अगर गौर करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इन वर्णों में एक भी वर्ण व्यंजन वर्ण का नहीं है। ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ ये सभी वर्ण स्वर हैं, इनमें एक भी व्यंजन नहीं है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि चाहे स्वर कहो चाहे अच कहो, बात एक ही है। तो इस प्रकार से एक अच प्रत्याहार बन गया। इसी प्रकार व्यंजन का जो भेद है, उस व्यंजन के भेद में कोष्टक में ठीक सामने हल लिखा हुआ था। तो हल भी क्या है, हल भी एक प्रत्याहार है। अब चलिए है और लय को ढूंढते हैं। तो है से लेकर लय तक के बीच के जो वर्ण होंगे वो सभी संयुक्त रूप से हल प्रत्याहार कहलाएगा। जैसे कि अपनी कक्षा में मतलब एक ही क्लास के सेक्शन बने हुए रहते हैं, 9th ए या 10th ए बी सी। तो 10th ए बी सी में कुछ ना कुछ स्टूडेंट ज़रूर होते हैं, 40, 50, 45। तो 45 बच्चों का एक ग्रुप 10th ए के नाम से, और इसी प्रकार 45 बच्चों का दूसरा ग्रुप 10th बी के नाम से जाना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इन वर्णों का जो संयुक्त रूप है, संक्षिप्त जो रूप है, वो प्रत्याहारों के नाम से जाना जाता है। जैसे है और लय को ढूंढते हैं तो 5वें सूत्र का पहला वर्ण है और अंतिम सूत्र का अंतिम वर्ण ल। अब आप देख रहे होंगे कि है तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इस है से ठीक पहले कहाँ आ रहा है, हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। तो 5वें सूत्र का पहला वर्ण है और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण ल। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम हलंत वर्ण है उसको आप छोड़ते चलोगे। तो है, ये, व, र, ल, ये, मैं, ग, न, और इसी प्रकार झ, भ, घ, ढ, ध, और इसी प्रकार यहाँ से चलते चलते है तक जब आप आ जाओगे तो है से लेकर इस लय से पहले तक जितने भी वर्ण होंगे वो संयुक्त रूप से हल प्रत्याहार के नाम से जाने जाएंगे। दूसरी बात,
अभी तक इन माहेश्वर सूत्रों में केवल अंतिम वर्ण ही आपको हलंत दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इस है से लेकर लय तक आप चलोगे या है से लेकर लय तक के बीच अन्य भी कोई प्रत्याहार बनेगा तो उस प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण हलंत माने जाएंगे। जैसे कि है, ये भी हलंत माना जाएगा, ये क्योंकि अभी हलंत नहीं है क्योंकि एक सूत्र के रूप में है, ये सूत्र के रूप में है तो इनमें ऐ स्वर की ध्वनि आ रही है। लेकिन आप जैसे ही इनको प्रत्याहार बनाने के लिए सूत्रों से उठाकर बाहर लेकर आओगे तब ये सभी के सभी हलंत हो जाएंगे, ताकि इनमें आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्वर को जोड़ा जा सके। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रत्याहारों में अंतिम हलंत वर्ण को छोड़कर जहाँ से आपने शुरू किया है और जो अंतिम वर्ण है उसके पूर्व वर्ण तक सभी वर्ण संयुक्त रूप से संक्षिप्त रूप से एक प्रत्याहार कहलाएगा। तो हल प्रत्याहार के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि हल प्रत्याहार में है से लेकर लय तक जितने भी वर्ण सम्मिलित हुए सभी के सभी व्यंजन हैं। तो चाहे हल कहो चाहे व्यंजन कहो तो ये एक दूसरे के पूरक हो गए, एक दूसरे के पर्याय शब्द कह सकते हो इनको। आगे चलकर इन्हीं प्रत्याहारों से जुड़ जुड़ के सूत्र बने। अब वो सूत्र कैसे बने, किस तरीके से बने, हम जैसे जैसे संधियाँ पढ़ेंगे तो प्रत्येक संधि का कोई ना कोई सूत्र होगा और उन सूत्रों में वो सूत्र प्रत्याहारों से ही बने हुए हैं, ये हम चीज़ जानेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि माहेश्वर सूत्र आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। प्लीज़ कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें और इन चीज़ों को नोट करते रहें। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, आपस में मिलने वाले वर्णों के आधार पर जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान रखना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये संधियों के ग्रुप हैं, समूह है। मतलब स्वर संधि उन संधियों का समूह है जिनमें आपस में मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर ही होंगे। व्यंजन संधि उन संधियों का समूह है जिनमें आपस में मिलने वाले दोनों वर्ण व्यंजन या दो व्यंजनों में एक स्वर या एक व्यंजन होगा। ध्यान रखना, स्वर संधि में आपस में मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर ही होंगे, जबकि व्यंजन संधि में आपस में मिलने वाले दोनों वर्णों में एक स्वर एक व्यंजन या फिर दोनों व्यंजन हो सकते हैं। और विषय संधि में विषय की जगह जब भी कोई परिवर्तन होता है तो विषय संधि कहलाती है। इसके विषय में हम आगे विस्तार से जानेंगे। फिलहाल हम स्वर संधि की तरफ चलते हैं। स्वर संधि द्वयो स्वरयो मेलनेन यत् परिवर्तनम जायते तत् स्वर संधि इति कथ्यते। अर्थात एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे कि रमा प्लस ईसह को जोड़ा तो रमेश है। अब इसमें आपस में कौन से दो स्वर मिले, क्या परिवर्तन हुआ, देखिए। उदाहरण है रमेश है तो रमेश में रमा प्लस ईस है, तो रमा में मैंने कहा था आपसे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की स्थिति को आप ध्यान से समझेंगे। रे माँ में से आ की ध्वनि आ रही है और ई से का ई से है, तो आ और ई मिलकर ए का रूप बनता है। तो स्थिति बन गई रे मैं प्लस ए प्लस स है। तो अब इस ए को किस में जोड़ दोगे आप, मैं में जोड़ दोगे, क्या स्थिति बन जाएगी, रमेश है। ये देखिए आपस में जब ये दोनों स्वर मिले तो ये परिवर्तन हुआ, तो ये कहलाएगी स्वर संधि। अब स्वर संधि का कौन सा भेद है, हम आगे भेदों की तरफ चल रहे हैं। तो फिलहाल ये स्वर संधि का कौन स्वर आपस में जब स्वर मिले तो ये परिवर्तन हुआ। ठीक इसी तरह एक उदाहरण और देखिए, हित प्लस उपदेश है, हित प्लस उपदेश है। ही तय में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए, ठीक सामने उपदेश है। देखिए तय में ए की ध्वनि आ रही थी और उपदेश का उ, तो ए और उ मिलकर हमेशा ओ बनता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी, ही तय प्लस ओ प्लस पै दे सह। उ कहाँ गया, उ ऐसे मिलकर ओ में परिवर्तित हो गया। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, हितोपदेश है। तो इस प्रकार इन दो जब ये दो स्वर मिले तो ये परिवर्तन हुआ ओ, और ओ मिलने के बाद शब्द बना हितोपदेश है। तो इधर रमेश है और इधर हितोपदेश है, ये दो स्वरों के मिलने से हुए परिवर्तन का ही परिणाम है। तो ये उदाहरण कहलाएंगे स्वर संधि के। अब स्वर संधि में कौन से भेद के हैं, ये आपस में मिलने वाले स्वरों पर डिपेंड करता है। तो अब चलिए स्वर संधि में जिन संधियों का अध्ययन किया जाता है
उन संधियों में हम एक एक का अध्ययन करते हैं। मतलब अपना सबसे पहले स्वर संधियों का जो समूह है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधियों के समूह में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि। देखिए, दीर्घ संधि के ठीक सामने सूत्र लिखा हुआ है, अकह स वर्णे दीर्घ है। अकह, अब अक क्या है? अक है एक प्रत्याहार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रत्याहार जुड़कर ही सूत्र की रचना की जाती है, प्रत्याहार जुड़कर ही सूत्रों का निर्माण करते हैं। तो अकह क्या है? अक एक प्रत्याहार है और सवर्ण का मतलब होता है एक समान। मतलब जब अक प्रत्याहार के वर्ण एक दूसरे के सामने एक समान हो जाते हैं, सवर्ण हो जाते हैं, तो वो खुद का ही दीर्घ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अक प्रत्याहार के वर्णों की बात करते हैं। देखिए, अक प्रत्याहार को जानने के लिए फिर से आपको माहेश्वर सूत्रों में जाना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि माहेश्वर सूत्रों की जरूरत आवश्यकता बार बार पड़ेगी। तो हम अक प्रत्याहार के वर्णों को जानते हैं कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्णों को सम्मिलित किया गया है। हम बात कर रहे थे अक प्रत्याहार की। देखिए, सूत्र आपके सामने है, हमें ए और कै को ढूंढना है। चलिए बताइए कौन कौन से वर्ण होंगे। माहेश्वर सूत्रों को आप देख सकते हैं। तो वर्ण होंगे ए, ई, उ, री, ली। देखिए, ए, ई, उ, री और ली अंतिम हलंत वर्णों को छोड़ दिया। साथ ही बेटा मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि ली स्वर में दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए ये अक प्रत्याहार में तो शामिल है, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होने के कारण हम इसको इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। तो बात निकल कर आती है कि ए, ई, उ और री, इनके सामने जब इनके जैसा ही होगा, मतलब ए के सामने ए होगा, ई के सामने ई होगा, उ के सामने उ होगा, री के सामने री होगा, तो इनका ही दीर्घ हो जाएगा। अब किस तरीके से हो जाएगा? देखिए, तो अपने पास निकल कर क्या स्थितियाँ बन जाती है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अक, ए, ई, उ, री के सामने ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री आवे, तब दोनों के स्थान पर उसी का दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात देखिए, प्रत्याहार में ऋस्व स्वर ही थे, ए, ई, उ और री, लेकिन इनके दीर्घ को भी इसी में समझा जाता है। तो अपने पास चार स्थितियां बन जाती है। पहली स्थिति, ए या आ प्लस ए या आ, इनमें से कोई भी हो, आपस में मिलकर आ बनेगा। देखिए, इस प्लस के इधर जो ए या आ है वो मिलेंगे आपको प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, और प्लस के जो ठीक सामने ए और आ लिखे हुए हैं वो आपको मिलेंगे द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में। तो ए या आ में से एक वर्ण और ए या आ में से एक वर्ण दोनों मिलकर आ का निर्माण करेंगे। ठीक ये ऐसी स्थिति ई के साथ होगी। ई या ई प्लस ई या ई का निर्माण करेंगे। इस प्लस के इधर ई और ई जो है वो आपको प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में दिखाई देंगे, और सामने जो ई और ई है वो द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में दिखाई देंगे। सेम स्थिति उ और री के साथ होगी। तो हम फिलहाल ए और आ से बने हुए उदाहरणों को देखते हैं। देखिए, ए या आ प्लस ए या आ बराबर आ। जैसे पहला उदाहरण अपना हिम प्लस आलय है। उच्चारण से आप समझ सकते हो कि मैं में ए स्वर छिपा हुआ है, प्लस के ठीक सामने आ लिखा हुआ है, तो मैं का ए और सामने का आ हिमालय है। चलो मैं एक बार आपको एक उदाहरण को फिर से विस्तार से समझा देता। हिमालय है, हिम प्लस आलय है। तो उच्चारण जब करते हैं हिम मैं में ए स्वर की ध्वनि आ रही है, ठीक सामने आलय है, तो ए और आ ये दोनों मिलकर आ में परिवर्तन हुआ। तो अपनी स्थितियाँ बन गई ही मैं प्लस आ प्लस लय है। अब आप इनको जोड़ दोगे, आ कहाँ जुड़ जाएगा? मैं में जुड़ जाएगा। देखिए हलंत लगा हुआ है ना, हलंत का मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, क्योंकि उस स्वर को हमने समझने की दृष्टि से मैं से बाहर निकाला था। तो ये रहा ए और ठीक सामने आ, तो ए और आ मिलकर आ बन जाएगा। तो इस आ को आप वापस मैं में जोड़ दोगे तो स्थिति बन जाएगी हिमालय है, हिमालय है। अब बात आती है कि आलय का आ कहाँ गया? वो आ तो ऐसे ए के साथ मिलकर आ में परिवर्तित हो गया ना यहाँ पर, तो शब्द क्या बन गया? हिमालय है। अब इसी नियम की तरह हमें इन और उदाहरणों पर भी समझना चाहिए। सस प्लस अंक है, सस के स में ए और अंक का आ है, दोनों मिलकर ए और ए मिलकर आ बना, तो शशांक है। ये देखिए शशांक है। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि अनुस्वार परसवर्ण का रूप ले लेता है। देखिए सस
स के ऊपर अनुस्वार लगी हुई थी, ठीक सामने क आ रहा था, तो ये कैवर का पंचवर्ण ग होता है तो शशांक है, ये शुद्ध रूप हो गया इसका। ठीक इसी प्रकार दया प्लस अर्णव है, दया का आ और अर्णव का ए, आ और ए मिलकर आ, तो शब्द बना दयार्णव है। ऐसे रत्न प्लस आकर है, रत्नाकर है। गौर प्लस अंग है, गौरांग है। विद्या प्लस आलय है, विद्यालय है। मतलब इस प्लस के इधर आपको अंतिम वर्ण में ए या आ की ध्वनि सुनाई देगी, और ठीक प्लस के ठीक सामने ए या आ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसका ए या आ और सामने का ए या आ मिलकर हमेशा आ का रूप ही लेता है। तो इस प्रकार से ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। अब इसी तरह आपको नंबर 2 का जो उदाहरण है ना, उसको समझना चाहिए। ई और ई प्लस ई और ई मिलकर दीर्घ ई का रूप लेता है। ठीक उसी प्रकार ए या आ की तरह आपको इसमें भी उसी बात का ध्यान रखना है कि प्लस के इधर जो ई या ई है वो आपको प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में मात्रा के रूप में दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार सामने का जो ई और ई है वो आपको द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में दिखाई देगा। जैसे श्री प्लस ईस है, स्त्रीस है। चलिए इसमें भी एक उदाहरण को हम विस्तार से समझते हैं। श्री प्लस ईश है, श्र प्लस ई, देखिए ई दीर्घ मात्रा लगी हुई है ना यहाँ पर। इसी प्रकार ठीक सामने ई, जब दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलेगी तो बनेगा दीर्घ ई, संधि का नाम इसीलिए तो दीर्घ है। श्र प्लस ई प्लस श है, दोनों को जोड़ोगे तो श्रीश है, ये शब्द बना। ठीक इसी तरह अन्य उदाहरणों में परिधन ईक्षा, परी के रह में ई आ रहा है, ईक्षा का ई, तो ई और ई मिलकर दीर्घ ई बना परीक्षा। बेटा मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि ई और ई को जब जोड़ोगे तो दीर्घ ई ही बनेगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि जब आप संधि करते हो ना, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि दीर्घ करना है, लेकिन उसके बावजूद आप मात्राएं जब जोड़ते हो तो यहाँ पर ऋस्व यानी कि छोटी कर देते हो। तो उस परिस्थिति में हम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जब संधि करते हो तो मात्राओं को यहाँ पर ऋस्व कर देते हो, छोटी कर देते हो, तो फिर वो व्याकरण की दृष्टि से वो तो गलत ही होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे कि यहाँ का ई और सामने का ई दीर्घ ई, तो यहाँ पर मात्रा भी दीर्घ ही होनी चाहिए। परीक्षा, ऐसे ही अति प्लस इव, अति के तय में ई, ठीक सामने ई, तो ई और ई को मिलाओगे तो दीर्घ ई, शब्द बना अतीव। ऐसे महती प्लस इच्छा, मैं है ती, दीर्घ ई प्लस इच्छा का ई जोड़ने पर फिर महती इच्छा, देखिए ई दीर्घ बना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए या आ प्लस ए या आ बराबर आ। इसी तरह प्रकार ई या ई प्लस ई या ई बराबर दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ए, ई, उ, री, ली। ली स्वर में दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए उसके उदाहरण नहीं बनते। ए, ई, उ और री से ही उदाहरण बनते हैं, क्योंकि इनका दीर्घ भी होता है। तो हमने इनके 2 नियमों को जाना, हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं।